यह पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। देखो आपको पता होगा ये P होता है, ये N होता है। पहली ऑप्शन में देखा जाए तो N कनेक्टेड है -3 पर और ये P कनेक्टेड है अर्थ से, मतलब 0 वोल्ट। तो 0 इज हायर देन नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये हायर पर है, ये लोअर पर है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। अब अगर ये हो ही गया फॉरवर्ड तो बाकी सब रिवर्स ही होंगे। ये देख लो, आप चेक कर लो, ये 0 वोल्ट पॉजिटिव, P जो कनेक्टेड है वो 0 पर कनेक्टेड है और N हायर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये हायर है, N कनेक्टेड है हायर पर और P कनेक्टेड है लोअर पर, ये हो गया रिवर्स। N कनेक्टेड है -3 पर, P कनेक्टेड है -4 पे, तो जो कि लोअर है, सो ये भी हो गया क्या, रिवर्स। सो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R और ये होमोजीनियस वायर है, बिल्कुल एक जैसा, और इसके हमने 5 बराबर के पार्ट कर दिए, उन सारे पार्ट्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो उस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप R को 5 बराबर के पार्ट करोगे तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/5। अब ये R/5 और R/5 और R/5, इस तरीके से अगर 5 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, R/25। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सपोज दैट G0। अब अगर अर्थ का मास बराबर सेम उतना ही रखा जाए लेकिन रेडियस आधी कर दी जाए तो G, अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल करके बनेगा वो कितना बनेगा। देखो G का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर ये होता है, मास हमने सेम रखा है, रेडियस को आधा कर दिया, R/2 का होल स्क्वायर, तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बदल करके जितना नया वैल्यू बनेगा ना वो कितना हो जाएगा, 4G0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला कि ये 4 पार्टिकल्स हैं बराबर मास m के एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पर रखे हुए, स्क्वायर की साइड लेंथ है a। अब जो एक्सिस ये इस वर्टेक्स से पार हो रही है इस पार्टिकल से और इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, तो उसके अबाउट आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0, एक्सिस यहीं से पार हो रही है, और इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, a, तो इसका कितना हो गया, ma²। इसका भी वही बनेगा, तो इसका डबल कर दो, प्लस, और इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस कितनी बनेगी, डायगोनल के बराबर √2a के बराबर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन चारों को ऐड कर दो तो देखो आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं 4 ग्राम एंड 25 ग्राम और इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको बताना है इनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। देखो मोमेंटम क्या होता है, √2m होता है, तो बताओ P1/P2 क्या बनेगा, इसका √2m1k अपॉन इसका √2m2k। k और k तो उसने सेम बोला ना, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है, तो क्या आ गया, ये सिंपल सा इसका √m1/m2। हमें यूनिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है कोई 1000 kg की एंड दैट इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम उसमें एक मास अटैच कर दें 200 kg एक्स्ट्रा, तो अब जो कंपोजिट बॉडी बनेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें 1000 kg 6 से चल रहा था, ये उसका मोमेंटम था, जब आपने 200 kg उसमें अटैच कर दिया तो अब टोटल मास कितना हो गया, 1200 kg। तो बदल करके वेलोसिटी अगर v हो जाती है तो बाद में ये मोमेंटम बनेगा, पहले ये मोमेंटम है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट नीचे जा रही है, दोनों में करंट 10 एम्पियर है, इनके एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट है, वहां पर आपको बताना है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड माइक्रो टेस्ला में बताना है। ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, बीच का पॉइंट है तो ऑब्वियसली 5/2 सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड रूल से अंदर जाएगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी राइट हैंड रूल से, वो भी अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, दोनों के सेम डायरेक्शन में है। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0I/2πr। तो आई गिवन है 10 एम्पियर, वो रख देना, μ0 आपको पता है 4π इंटू 10 की पावर -7, करंट है 10 एम्पियर, और ये एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका हम डबल कर देंगे तो ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, तो आपको डबल कर देना है, और 2π और r ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी एक वायर से 5/2 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये एसआई यूनिट में आ जाएगा, इसको फिर माइक्रो टेस्ला में आ जाएगा, माइक्रो टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन के एटम में थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑर्बिट की रेडियस है r, तो अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाए तो उसकी रेडियस कितनी बनेगी? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। तो ये जो रेडियस है अननोन में भी अगर ये r डैश है तो r डैश अपॉन r क्या बनेगा? n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना। z तो सेम रहेगा दोनों ही केस में, तो दिस इज 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो r डैश कितना आ गया? ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक चार्ज को हमने ओरिजिन पर रखा है, चार्ज है 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम, और ये दो पॉइंट्स है √3, और दूसरा पॉइंट है √6, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंसेस जो गिवन है ये मीटर में गिवन है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करो, चेक करो कितना आएगा, √x² + y², 3 + 3 है ना, तो √6 आ जाएगा। और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? ये भी √6 है, तो दोनों पॉइंट्स की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है। कोई भी पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल जनरेट करता है? kq/r। तो चार्ज दोनों के लिए सेम है, दोनों पॉइंट्स के लिए r सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल अगर यहाँ पर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये एक स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ गिवन है 2.5 मीटर एंड 2 मीटर। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है जिसका वैल्यू है 4 टेस्ला, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर से, मतलब नॉर्मल से 60 डिग्री पर है। अब हम क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड में से इस लूप को निकाल लेते हैं, और निकालने का जो ड्यूरेशन है 10 सेकंड, 10 सेकंड में हम निकाल लेते हैं। तो इसमें एवरेज ईएमएफ कितना जनरेट होगा ये आपको बताना है। तो कोई सिंपल सी चीज है, एवरेज ईएमएफ क्या होता है? ΔΦ/ΔT। जब इसको बाहर निकाल लोगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब फ्लक्स कितना है? BA cos थीटा, और बाहर निकल गया तो फ्लक्स 0 हो गया। सो दिस इज ΔΦ, चेंज इन फ्लक्स, और टाइम हमने कितना लगाया बाहर निकालने में? 10 सेकेंड। B हमें गिवन है, इसका एरिया हमें मिल जाएगा, वेरी सिंपल, और cos थीटा, थीटा आपको कितना लेना है? 60 डिग्री। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कंटेनर में ये दो लिक्विड भरे हुए हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, डेप्थ इनकी जो थिकनेसेस है लेयर्स की, दे आर गिवन 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर बॉटम पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताना है इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या? T1/μ1 + T2/μ2, ये होती है अपरेंट डेप्थ। तो सिंपल है, 6/3/2 एंड 6/8/5। सो दिस इज द आंसर, सेंटीमीटर में अपरेंट डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसने इक्वेशन दिया है, और देखो लास्ट में क्या लिखा है? न्यूटन पर कूलम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो 200 न्यूटन पर कूलम है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन देख करके पूछ रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है उसने एसआई यूनिट में। देखो अब सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम। अब देखो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, 200 गिवन है, और ये क्या है? ये लाइट की स्पीड है, वेव की स्पीड है। टी के साथ जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा, मतलब ये है 2πf की वैल्यू, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे आपको f मिल गया। और x के साथ जो होता है वो क्या होता है? k होता है, तो दिस इज 2π/λ, इससे आपको लैम्डा मिल गया, f मिल गया, तो c को क्या लिखोगे? f लैम्डा। 2π की आपको चिंता नहीं करना है, कैंसिल हो जाएगा, जब f इंटू लैम्डा करोगे तो ये सारा डेटा रख दो, i की वैल्यू आ गई। डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, देखो ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये डायरेक्टली इस सेल से कनेक्टेड है, तो ये लाइन अपनी करंट निकालेगी, डायरेक्ट I1 निकालो। ये लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल से, ये अपनी करंट अलग निकालेगी 10 वोल्ट और 3 ओम के हिसाब से, इतना करंट ये निकालेगा। इसी तरीके से ये जो दूसरी लाइन है ये डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है, ये अपना अलग से करंट निकालेगा, कितना निकालेगा? 10 वोल्ट, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस भी है, तो ये आ गई करंट 1 एम्पियर।
अब देखो आपको यह करंट मिल गई 10/3 एम्पियर और 1 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप V मान लो, कुछ भी मान सकते हो, V मान लो। अब इस कॉमन पॉइंट से हम चलेंगे, यहां से चलेंगे यहां तक आएंगे, यहां से चलेंगे यहां तक आएंगे, और जो भी ड्रॉप है उनको सब्ट्रैक्ट करते हुए वी विल फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, देन वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स V1 माइनस V2। जैसे यहाँ का पोटेंशियल बताओ हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम इसको V1 लिख रहे हैं तो V1 कितना लिखेंगे, यहां से चलो इधर आओ, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, ड्रॉप होगा, V से चले, ड्रॉप हुआ, सब्ट्रैक्ट करो कितना I इंटू आर, और I कितना है यहाँ पर 10/3 और R कितना है 1, इतने का ड्रॉप हो गया इसमें, यहां तक आते आते जो बचा रह गया वो पोटेंशियल इतना बचा रह गया। ओके, इसी तरीके से अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम V2 बोले तो बताओ V2 हम कितना लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट पोटेंशियल V, यहां तक चले, ड्रॉप हुआ, इधर जा रहा है हम करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, ड्रॉप को सेपरेट कर दो, यू विल गेट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो ये V2 कितना बनेगा, V माइनस रेजिस्टेंस है 6 और इधर करंट चल रही है 1 एम्पियर। हमें V1 और V2 मिल गया, अब फाइंड कर लो V1 माइनस V2। इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस बना रहेगा, तो ये आ गया 8/3 वोल्ट और ये पॉजिटिव मिला, इसका मतलब V1 हायर है, हायर माइनस लोअर करोगे तभी पॉजिटिव मिलेगा। ओके, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट बनेगी और ये नेगेटिव प्लेट बनेगी। रही बात चार्ज की, नाउ यू कैन फाइंड द चार्ज। हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में फाइंड कर लिया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है 8/3 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द कैपेसिटेंस, एंड दैट कैपेसिटेंस इज गिवन 150 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये आ गया कूलम में कैपेसिटर पर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जब वो मीन पोजीशन से पार हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है जब उसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड बनेगी तब उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और वो ओमेगा ए के बराबर होती है। अब इन्होंने ए अपने आप ही बता दिया तो हमें क्या पता चल गया, ओमेगा पता चल गया। ए कितना बताया है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओके, वी पता है, एक्स बताना है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, हम इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला रट लो चुपचाप, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही बन रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं, बच्चों की समझ में नहीं आता है, चुपचाप फार्मूला रट लो, फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, इतना सिंपल पेपर। ये देखो v बताया गया है, ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया, ए उसने खुद बताया, x पूछ रहा है। थोड़ा सा यूनिट का ख्याल रखना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये पर सेकंड कैंसिल होगा। नाउ दिस इज सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू चलो सेंटीमीटर में ही हम रख रहे हैं, तो हमें एक्स भी अभी किसमें मिलने वाला है, सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल हो गया, सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है गैस है जिसका मास है 0.08 kg। नोट करने की बात है कि मोल नहीं बताया बल्कि मास बताया है, और फिर उसने बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.17। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, पर केजी में दिया है 0.17 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज नॉट पर मोल। फिर बोल रहा है कि टेम्परेचर का चेंज अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो बता दो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और ये आपको आंसर देना है जूल में देना है आंसर। देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, NCV डेल्टा टी फार्मूला लगाते हैं, लेकिन ये हम तब लगाते हैं जब हमें CV दिया हो पर मोल वाला और N नंबर ऑफ मोल पता हो। नंबर ऑफ मोल तो हम फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि सिर्फ मास दिया है और मोलर मास तो दिया नहीं है। तो फिर एक काम करो, इसको हटा करके तुम सीधा सीधा ऐसे लिख दो MS डेल्टा T। ये दिया है पर किलोग्राम में, ये हम किलोग्राम में रख देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर पर मोल दिया होता, मोल पता होते तो वो मोल और पर मोल कैंसिल हो जाते हैं। तो सिंपल है, मास गिवन है केजी में, SV हमने रख दिया किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T हमने रख दिया डिग्री सेल्सियस, ये गया डिग्री सेल्सियस, ये गया किलोग्राम, ये भी किलोग्राम में था, है ना। ओके, किलो कैलोरी की जगह पर तुम लोग एक काम कर लो, इसको कर लो इंटू 10⁻³ कैलोरी, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 4.18 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये लो जूल में आंसर आ गया। देखो ये अगला क्वेश्चन है,
बड़ा सिंपल है, बोल रहा है कि एक रोड है उसको बैंक किया गया है और इस रोड पर से एक कार सेफली पार हो सकती है बगैर किसी स्लिपिंग के या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के, अगर वो 12 मीटर पर सेकेंड से चले। और रोड के दोनों किनारों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है 1.5 मीटर। तो रोड के आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में ऊपर कितना उठाया गया, ये एज कितना है वो बताना है। और इसके सर्कुलर टर्न की, सर्कुलर रोड की जो रेडियस है वो गिवन है 400 मीटर। ये तो सिंपल हमारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan थीटा क्या होता है, v² बाई rg। और देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h/1.5 लिख दिया। v दिया है उसने 12 और r भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। ये लो आ गया आंसर, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि एक पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है और उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी है 5i कैप मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। आपको बताना यह है कि अगर जब x का वैल्यू, उसका x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का 84 मीटर हो रहा है, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी अगर स्क्वायर रूट अल्फा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड, तो ये अल्फा कितना होगा ये आपको बताना है। इट्स वेरी सिंपल। देखो x 84 कब बनेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x होता है क्या, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, है ना। x दिया है हमें 84, ux देखो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी वो सिर्फ x का ही अलॉन्ग है, तो ये ux कितना है 5 है। टाइम हमें पता करना है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है 3, ये लो क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व करना, इससे टाइम आ गया टाइम। इसके बाद अब आप वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इससे जो टाइम आएगा वो यहां रख देना। ये वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, आई कैप मिल गया, जे कैप मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट में आएगा, साफ साफ आपको अल्फा दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, दो स्टेटमेंट उसने दिए हैं, बोलना बताना ये आपको कि इसमें से कौन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है। देखो चेक करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आपको पता है E इक्वल टू एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड, इधर आकर के सेकंड हो जाएगा, और ये एनर्जी है, एनर्जी का मतलब जूल है ना, तो H का यूनिट क्या हो गया, जूल इनटू सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चाहे तो ऐसे समझ लो dl बाई dt होता है ना, तो इसका अगर आपको यूनिट चाहिए, टॉर्क का क्या होता है न्यूटन मीटर, और ये टाइम इधर आ जाएगा इनटू सेकंड, तो ये L हो जाएगा डायमेंशनली क्या, न्यूटन मीटर क्या होता है, ये तो वर्क होता है, एनर्जी होती है, जूल होता है ना, न्यूटन मीटर का मतलब जूल, जूल इनटू सेकंड, तो ये भी जूल सेकंड हो गया, वो भी जूल सेकंड हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दोनों की डायमेंशन सेम है। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, लीनियर मोमेंटम के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो कितनी सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन दे देता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, अब किसी को पता ही नहीं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो उससे नहीं बनेगा, एकदम सिंपल सी चीज है। ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F, तो ये न्यूटन है, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये कहाँ ये जूल और कहाँ वो, दिस इज बेसिकली जूल, न्यूटन इंटू मीटर, और कहाँ वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सो दे आर नॉट डायमेंशनली सेम, दे आर डिफरेंट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है जो कि किसी रीजन में, ग्रेविटी फ्री रीजन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, और वहां पर ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से क्या पॉसिबल है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर प्रोटॉन को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है। देखो प्रोटॉन अगर चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो जरूर लगाएगा। अब वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग जाए, वो वेलोसिटी को चेंज तो जरूर करेगा, भले ही उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे या सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे या दोनों चेंज करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जरूर लगाएगा और वो उसकी वेलोसिटी को चेंज जरूर कर देगा। वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड ना हो, जैसे ये है, ये क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती है ना, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। अच्छा और देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बहुत अच्छी बात है, ना ये फोर्स लगाने के लिए प्रेजेंट है, ना ये फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स कहीं से नहीं लग रहा, आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, सो ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल। अच्छा लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, आई मीन
ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जिसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। जैसे ये केस देखो, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, वो तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, वो तो है नहीं लगाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ है। तो इसमें भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल उसी तरफ चले या उसके एग्जैक्टली अपोजिट चले, और दोनों ही केस में क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज जीरो या 180 डिग्री, तो फोर्स जीरो लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद भी कुछ ना कुछ फोर्स होने के बाद भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और लास्ट ऑप्शन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि एक तरफ V क्रॉस B के हिसाब से जिस तरफ फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसके एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग जाए, और मैग्नीट्यूड में अगर बराबर हो तो उसको कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब इनके जो दो फोर्सेस लगेंगे ना, वो एक दूसरे का अपोजिट आकर के मैग्नीट्यूड में बराबर होकर के एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, और तब नेट फोर्स जीरो हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बोल रहा है कौन कौन सा पॉसिबल है? आंसर इज ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, और ये डी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसने दो स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि गैसेस की विस्कोसिटी लिक्विड की विस्कोसिटी से कम होती है। तो बहुत आसान सी चीज है ना, आपने पढ़ा ही होगा, ये ऑफ कोर्स परफेक्टली राइट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अगर हम किसी भी लिक्विड में इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स कर देंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है। इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करने पर, जैसे कि डिटर्जेंट आप मिक्स कर दें, सोप मिक्स कर दें ना, तो उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस। बोल रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है cot a/2। तो आपको बताना ये प्रिज्म कम से कम मिनिमम कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता है। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा। प्रिज्म फार्मूला आपको पढ़ाया गया ना, म्यू कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin a प्लस del m/2 अपॉन sin a/2। उसने क्या बोला है, म्यू क्या चीज है, यह cot a/2। cot a/2 का मतलब cos a/2 अपॉन sin a/2। ठीक है, वो साइन है, ये cos है, इसको साइन में बदल लो। अब अगर हम इसको साइन में बदलें तो प्रॉब्लम क्या है, हम इसको इन दो तरीकों से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा वो भी cos थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा वो भी cos थीटा होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम देख लेते हैं अभी हम क्या हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, साइन साइन हटा दो तो देखो हमें क्या मिल गया, a प्लस del m/2 इक्वल टू 90 डिग्री। चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, π/2 प्लस माइनस a/2। ठीक है, और ये देखो 2 2 2 गया। अब देखो क्या होगा, अगर आपने इसको ऐसे लिखा पाई प्लस माइनस a, अब चलो अगर हम प्लस ले लें तो देखो क्या होगा, अगर हमने प्लस ले लिया तो हमें डेल एम कितना मिल गया, पाई। अरे ये मिनिमम कहां से हो गया, तो बड़ा खतरनाक है। पाई का डेविएशन मतलब लाइट रे गई और वापस पलट आई, यही ना मतलब हुआ डेविएशन, 180 से घूम गई, यू टर्न ले लिया। तो कोई प्रिज्म ऐसा तो करता नहीं है ना, तो ये तो गलत आंसर आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि क्या लेना चाहिए था, माइनस लेना चाहिए था। तो माइनस ले लो, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये इधर ले आओ, उसको उधर ही ले जाओ। देखो डेल एम कितना आ गया, पाई माइनस 2 है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसकी कुछ रेडियस होगी मे बी r, उस पर एक टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली दैट इज कैपिटल Q। उसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज Q। तो अब आपको बताना है इस चार्ज की वजह से इस रिंग में कितना टेंशन आ जाएगा वो बताना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस रिंग में हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट की लेंथ अगर dl है और ये अपने सेंटर पर एंगल सबटेंड करे d थीटा, तो इसकी लेंथ हम कितनी लिख सकते हैं, r d थीटा। अब ये अगर इसकी लेंथ है, टोटल चार्ज q, टोटल कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई r पर। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये हो गया इस एलिमेंट पर पड़ने वाला चार्ज। अब ये एलिमेंट बहुत छोटा है, पॉइंट चार्ज के जैसा है, इस पे चार्ज है dq। तो सेंटर पे रखा हुआ ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। बोलो कितना लगाएगा, k dq इंटू q अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स बैलेंस कहाँ से होगा, रिंग का जो बाकी का हिस्सा है वो इस एलिमेंट के एंड्स पर जब कनेक्टेड है तो पकड़ करके टेंजेंशियली खींचेगा। कितने फोर्स से, जितना टेंशन है उतने फोर्सेस से खींचेगा। ये जो t और t आ रहा है, अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए तो ये एंगल बनेगा कितना, d थीटा बाई 2।
ये बीच की एक लाइन बना दो, ये आधा एंगल डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एंगल भी बनेगा डी थीटा बाई टू। तो टी का कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी का कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई टू कैंसिल, बाकी टी साइन और टी साइन, मतलब 2t साइन डी थीटा बाई टू। ठीक है, टी और टी के ये दो कंपोनेंट जो नीचे आए, ये दोनों मिल करके बैलेंस करेंगे इस एलिमेंटल फोर्स को। इसको इसके बराबर कर दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू। अच्छा, डी क्यू को जरा अगर हम ये लिख दें, ये लिख दिए। अब देखो क्या करना है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो साइन डी थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई टू। ये देखो 2 गया और ये देखो डी थीटा चला गया, बस ये देखो टी का वैल्यू आपके सामने लिखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक लाइट का बीम आ रहा है, उसके सामने एक लेंस रख दिया 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और इसके फोकल प्लेन में एक मेटल की प्लेट रखी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। वो दैट मेटल इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है ना, उसका एक पार्ट है। तो वहां पर कोई करंट फ्लो हो रही है, फोटो करंट, एंड दैट फोटो करंट इज आई। अच्छा, अगर हम एक काम करें, इस लेंस को हटा दें, बीम वैसे ही रखें और इसकी जगह पर ला करके एक दूसरा लेंस लगा दें जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसके फोकल प्लेन में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो आएगा, वहां पर उसी मेटल की प्लेट को वहां पर ला करके अब रख दें। तो अब बताओ फोटो करंट कितना फ्लो होगा। अरे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम जो कुछ करना है कर लो। तुमने इधर से बीम तो वही रखा है ना, सेम बीम, तो जो लाइट का बीम इधर आ रहा था वही इधर आ रहा था, जितने फोटोन इसमें उतने फोटोन इसमें आ रहे हैं। जो फोटोन जिस टाइप के यहाँ पर है, जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वही फ्रीक्वेंसी एनर्जी यहाँ पर भी है। तो नंबर ऑफ फोटोन तो तुमने चेंज ही नहीं किया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो तुमने चेंज ही नहीं करी, तो जितनी भी एनर्जी आ रही थी उतनी ही एनर्जी आएगी। अब ये फोकस कर रहा था, अब ये भी फोकस कर रहा है, वो 40 पर कर रहा था, ये 20 पर कर रहा है, करने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ फोटोन सेम, क्वालिटी ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज ऑल्सो द सेम। तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ भी निकलेंगे, इसलिए दोनों केस में फोटो करंट सेम होगी। इसका मतलब आई डैश आई के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि एक मीटर ब्रिज का सिस्टम है, लेफ्ट में रेजिस्टेंस लगा हुआ 4.5 ओम का, राइट साइड में एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस है √7 × 10⁻⁻4 मीटर। तो इसको लगाने के बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट रन किया तो हमें नल पॉइंट मिल रहा है लेफ्ट साइड से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब आपको बताना उस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, मतलब रेजिस्टिविटी अगर x × 10⁻⁷ है तो ये x कितना है ये आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस है जो कि हम लिखेंगे ρL/A, तो फिर बताओ R/4.5 क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस लेंथ है ना 40/60। देखो इससे हमें R मिल गया और R को क्या लिखेंगे ρL/A। लेंथ दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर वो पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लेना रेडियस के टर्म्स में है ना, तो रेजिस्टिविटी हमें मिल गई, उसको इससे कंपेयर कर लो, x आ गया। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्फेरोमीटर क्या कुछ मेजर नहीं कर सकता है वो बताओ। देखो स्फेरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक कर्व सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए। तो कॉनकेव मिरर स्फेरिकल सरफेस होती है, वी कैन फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय यूजिंग ए स्फेरोमीटर। सिमिलरली कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, दोनों का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। और हम थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्लेट का। उसका तरीका है कि उसको पहले टेबल पर रख दो और बिल्कुल फ्लैट कर दो, उसकी रीडिंग ले लो, उसके बाद उसका जो स्क्रू होता है उसके सामने ला करके प्लेट रख दो, उसके बाद फिर से रीडिंग ले लो और यूजिंग सम लिटिल बिट ऑफ जियोमेट्री यू कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। बाकी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है स्फेरोमीटर, तो आंसर यही हो जाएगा। क्यों, ये तो आपने पढ़ रखा ना केमिस्ट्री में, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए लिक्विड, पोलराइज्ड लाइट एक लिक्विड से पार होती है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें कहीं भी स्फेरोमीटर बीच में आया था। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन मेजर बाय अ स्फेरोमीटर, सो दिस इज द आंसर।